विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कल के कालांश में मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार साहित्य का समाज से संबंध होता है। समाज की पूरी झांकी साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। साहित्य समाज से अपनी वस्तु ग्रहण करता है और समाज की स्थिति का मार्मिक वर्णन साहित्य में पाया जाता है। इस प्रकार साहित्य और समाज अन्योन्य आश्रित हैं। इसी तथ्य को लेकर बालकृष्ण भट्ट ने अपने निबंध साहित्य में जनसमूह के हृदय का साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है लिखा है। इसमें उन्होंने वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक जो साहित्य लिखा गया है उनमें से प्रमुख साहित्य को लेकर यह सिद्ध किया है कि किस प्रकार जनता की चित्तवृत्ति के साथ, आम जन के मनोभाव के साथ साहित्य में परिवर्तन होता रहता है और साहित्य विकसित होकर के आगे बढ़ता जाता है। परीक्षा की दृष्टि से गद्य खंड हम पढ़ रहे हैं, फिर हम आपको उसकी व्याख्या बताएंगे। वेद के उपरांत रामायण और महाभारत साहित्य के बड़े बड़े अंग समझे गए। रामायण के समय भारतीय सभ्यता का प्रेमोच्छ्वास परिप्लावित नूतन यौवन था, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त हो वार्धक्य भाव को पहुंच गई थी। रामायण के प्रधान पुरुष रघुकुल अवतंसी रामचंद्र थे और महाभारत के प्रधान पुरुष बुद्ध की तीक्ष्णता के रूप कूट युद्ध विशारद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण या उनके हाथ की कठपुतली युधिष्ठिर थे। रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हृदयगत भाव में कितना अंतर हो गया था कि रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि समस्त राज्य और सिंहासन हमारा नहीं है, यह सब तुम्हारे हाथ में रहे। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत कर समस्त साम्राज्य उनके हस्तगत कर आप आनंद निर्भर चित्त हो सस्त्रीक वनवासी हुए। वहीं महाभारत में दो दायाद भाई इस बात के लिए कलह करने पर सन्नद्ध हुए कि जितने में सुई का अग्रभाग ढक जाए इतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम न देंगे। विद्यार्थियों, इस गद्य खंड में बालकृष्ण भट्ट ने यह बताया है कि महाभारत और रामायण का युग, महाभारत का युग, इन दोनों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। सामाजिक व्यवस्था में, लोगों के आचार विचार में, चिंतन में, पारिवारिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया था और यह अंतर ये दोनों में दिखाई देता है। वो कहते हैं कि रामायण को हम देखते हैं, पहले मैंने आपको बताया, कल उन्होंने वैदिक साहित्य को लिया था, वेद साहित्य से उदाहरण दिए थे। और वो कहते हैं कि वेद के बाद रामायण और महाभारत भारतीय साहित्य के बहुत बड़े अंग हैं। अर्थात महाभारत बहुत बड़ा महाकाव्य है और रामायण भी बहुत बड़ा महाकाव्य है। कालक्रम के अनुसार रामायण पहले लिखा गया। रामायण में भारतीय समाज में जो एक समरसता मिलती है, भारतीय परिवार में जो आदर्श मिलता है, भारतीय समाज में जो एक अपनापन, एक आदर्श, एक नैतिकता मिलती है, वह नैतिकता, वह आदर्श, वो अपनापन महाभारत कालीन समाज में दिखाई नहीं देता। भट्ट साहब कहते हैं
कि हम ये बात एक उदाहरण से समझ सकते हैं। रामायण में राजा दशरथ की मृत्यु के बाद राम जब वन चले जाते हैं और भरत को राज्य दिया जाता है, लेकिन भरत राज्य स्वीकार नहीं करते हैं और वो अपने बड़े भाई राम को लेने के लिए वन की यात्रा करते हैं, चित्रकूट पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर भरत कहते हैं राम से, भाई राज्य आपका है, आप लीजिए। और राम कहते हैं, नहीं भरत, पिता तुमको राज्य देकर गए थे, तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहिए, तुम्हें राज्य संभालना चाहिए। दोनों भाई आपस में इस बात के लिए एक दूसरे को कहते हैं कि राज्य आप लो, वो कहते हैं आप लो, और अंत में राम आज्ञा देते हैं भरत को और भरत स्वीकार कर लेते हैं और वो सत्ता राज्य के दायित्व का निर्वहन करने के लिए अयोध्या आ जाते हैं। कहते हैं लेकिन आगे चल के महाभारत जब लिखा गया तब तक ये समाज की सुव्यवस्था जो थी वो वार्धक्य को, चरम सीमा को प्राप्त करके विश्रृंखलित हो गई थी, उसमें पतन आरंभ हो गया था। और ये पतन इस रूप में दिखाई देता है कि जहां रामायण में दो सगे भाई आपस में राज्य को कंदुक खेल बना, वो गेंद बना देते हैं। वो कहते हैं कि तुम लो, वो कहता है कि आप लो, कोई उसे ग्रहण नहीं करता। महाभारत में राज को लेकर के दो सगे भाई या परिवार के भाई आपस में लड़ते हैं। वहां दुर्योधन स्पष्ट कह देता है, जब श्री कृष्ण उसे समझाने के लिए जाते हैं तो स्पष्ट कह देता है, सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं सूर्य की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो ये जो अंतर है सोच में, ये जो अंतर है परिवार की व्यवस्था में, व्यवस्था मत कहिए, एक सोच में, वो अंतर किसका है? दोनों युग का अंतर है। उस समय की युग ऐसा था, उस समय का जनमानस इस प्रकार था रामायण के समय का, जो रामायण में प्रतिफलित है। महाभारत के काल के समय जो समाज की स्थिति वो महाभारत में प्रतिफलित है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया है कि साहित्य जो है वो जन समूह के, आम जन की भावनाओं का प्रतिबिंब है। कहते हैं कि रामायण के प्रधान पुरुष रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र थे और महाभारत के प्रधान पुरुष भगवान वासुदेव श्री कृष्ण थे, या उनके हाथ की कठपुतली या उनके कहने पर चलने वाले युधिष्ठिर थे। लेकिन रामायण के समय से भारत के समय में के लोगों के हृदयगत भाव में कितना अंतर हो गया था। लेकिन रामायण के समय से लेकर के महाभारत काल तक के समय में आते आते लोगों के भावों में, हृदयगत भावों में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। वो अंतर क्या आ गया था जो मैंने आपको भी बताया। वो कहते हैं रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि ये समस्त राज्य और राज सिंहासन हमारा नहीं है। भरत कहते हमारा नहीं है, राम कहते हमारा नहीं है। और महाभारत में दो दायाद भाई, दो परिवार यानी दो दादाओं के पुत्र इस बात के लिए कलह करते हैं कि ये राज्य हमारा है, वो कहता है हमारा है, वो कहता है हमारा है। और दुर्योधन कह देता है कि हम बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। तो ये अंतर उस समय के दोनों की समाज में था। समाज की व्यवस्था, समाज की सोच, लोगों के आपसी व्यवहार, मनस्थिति, हार्दिक भावनाओं में महाभारत काल में
छल कपट द्वेष पाखंड ये बढ़ गए थे, चरम पर थे। वहीं रामायण के युग में सहजता, सरलता, तपस्या, स्नेह, पारिवारिक आदर्श, सौहार्द ये चरम पे थे। तो ये दोनों उस समय का वर्णन है और ये युग इन दोनों युग की झांकी उस समय के दोनों जो महाकाव्य हैं, रामायण युग का विशाल महाकाव्य रामायण और महाभारत कालीन समाज के समय का विशाल महाकाव्य महाभारत, दोनों में देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, बालकृष्ण भट्ट ने इन पंक्तियों में यह स्पष्ट किया है कि साहित्य मानव समूह के हृदय की अभिव्यक्ति है। साहित्य को पढ़कर, जिस समय का यह साहित्य है, जिस समय लिखा गया है, उस समय की सामाजिक स्थिति, सामाजिक दशा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, पौराणिक सभी प्रकार की परिवेश स्थिति को समझा जा सकता है। घर परिवार की व्यवस्था, भाई भाई के संबंध, भाई बहन के संबंध, पिता पुत्र के संबंध, गुरु शिष्य के संबंध, इन सब के विषय में हम अगर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें उस समय का साहित्य पढ़ना पड़ेगा। उस समय के साहित्य में हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है। एक पैराग्राफ हम आपको और पढ़ा रहे हैं। देखिए, संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा इस समय न रह गई थी, पर हर एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से एक बढ़कर बनते गए। साहित्य की तो यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की युक्ति युक्त से मुकाबले वेद का भद्दा रूखा साहित्य अत्यंत फीका मालूम होने लगा। कालिदास की एक एक उपमा और भवभूति, भारवी, श्रीहर्ष, बाण की एक एक छटा पर वेद का उम्दा से उम्दा सूक्त, जिनमें हमारे पुराने आर्यों के मरपच साहित्य की बड़ी भारी कारीगरी दिखाई देती है, न्यौछावर है। कहते हैं कि महाभारत के पश्चात का जो समय आया, यद्यपि उसमें संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी, लेकिन इस समय संस्कृत के बड़े अच्छे अच्छे और उत्कृष्ट महाकाव्य लिखे गए। साहित्य की इसमें इस समय बहुत तरक्की हुई, यानी साहित्य का बहुत विकास हुआ, क्योंकि इस काल में कालिदास, भारवी, भवभूति, श्रीहर्ष जैसे कवियों ने इतनी सरस, उत्कृष्ट, मार्मिक और हृदयहारी रचनाएं लिखी कि उनके एक एक कथन पर, एक एक सूक्ति पर वेदों के सूक्त भी फीके मालूम पड़ते हैं। अर्थात उनमें इतनी मार्मिकता, इतना आकर्षण है कि उनके सम्मुख वेद के सूक्त भी फीके पड़ जाते हैं। कहते हैं कालिदास की एक एक उपमा पर वेद का उम्दा से उम्दा कहते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ छंद भी, सूक्त भी कमतर सिद्ध होता है। अर्थात कालिदास के एक एक सूक्त, कालिदास का एक एक वाक्य इतना सदा हुआ, इतना मार्मिक, इतना उत्कृष्ट है कि वो अपनी उत्कृष्टता में वेद के सूक्तों की उत्कृष्टता को भी पीछे छोड़ जाता है, क्योंकि इस समय इन कवियों ने बड़े श्रेष्ठ काव्य लिखे। संस्कृत के साहित्य के लिए विक्रमादित्य का समय अगस्टन पीरियड कहलाता है, और उस समय संस्कृत जहां तक उसके लिए परिचित होना संभव था, अपनी पूर्व सीमा तक पहुंच गई थी। यद्यपि भारवी, मांग
प्रवृत्ति कई एक उत्तम कवि धाराधिपति भोजराज के समय तक और उसके उपरांत भी जगन्नाथ पंडितराज तक बराबर होते गए, किंतु संस्कृत के परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तो पूरी हो चुकी थी। अर्थात कहना चाहते हैं कि संस्कृत भाषा का ये परिष्कार का समय था, ये चरम विकास का समय था, और इस समय जो है संस्कृत भाषा में अनेक उत्कृष्ट कोटि के कवि हुए जिन्होंने सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी। इस प्रकार विद्यार्थियों, बालकृष्ण भट्ट ने इस पूरे निबंध में ये बताया है वेद, रामायण काल, महाभारत काल, संस्कृत काल, फिर बौद्ध, अपभ्रंश, मतलब सब कुछ आगे तक का विकास करते हुए उन्होंने बताया है कि जिस कालखंड में जो साहित्य लिखा गया है उसमें उस समय की सामाजिक राजनीतिक अवस्था का बड़ा सजीव वर्णन है, और उसके पढ़ने से ये पता लग जाता है कि किस तरीके से युग के साथ, समय के साथ साथ मनुष्य की मनस्थिति परिवर्तित होती है और उसके साहित्य साथ साथ साहित्य भी परिवर्तित होता चला जाता है, विकसित होता चला जाता है, क्योंकि साहित्य जो है जनसमूह के हृदय का विकास है। विद्यार्थियों, आज हम इस कालांश में आपको यहीं तक, आगे हम कल पुनः बालकृष्ण भट्ट के कुछ गद्य खंडों के साथ और फिर पुनः किसी एक नए लेखक और उसके निबंध के साथ आपके सामने आएंगे और आपको उस निबंध का भावार्थ, मूल संवेदना और व्याख्या समझाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे